हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। लाल सिंह चड्ढा पर अपन बहुत सी बातें पहले के वीडियोस में कर ही चुके हैं। इस वीडियो में 4 पॉइंट्स में जानते हैं कि लाल सिंह चड्ढा ने फॉरेस्ट गम से मोटा मोटा कितना लिया और कितना छोड़ा, और ये जो लिया उससे फायदा हुआ या फिर नुकसान, और जो छोड़ा उससे भी फायदा हुआ या फिर नुकसान। वीडियो में काफी स्पॉइलर होंगे तो अपनी समझ से ही आगे बढ़िएगा। पहला मेजर चेंज है नायिका के स्टोरी आर्क को बदलना। ओरिजिनल में नायिका जेनी का किरदार बचपन में अब्यूज हुआ, आगे चलकर हिप्पी बना, ड्रग्स के चंगुल में फंसा, क्रांतिकारी ताकतों के साथ वक्त बिताया और आखिर में जूनियर फॉरेस्ट को हीरो को हैंडओवर करके एड्स की बीमारी से स्वर्गवासी हो गया। ये एक बेहद स्ट्रॉन्ग स्टोरी आर्क था जो जेनी को अपने लिए जीने वाली नायिका के तौर पर पेश करता है, जो सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है, लेकिन फिर भी फॉरेस्ट से प्यार करती है। शायद इसी मुख्तलिफ कैरेक्टराइजेशन की वजह से नायिका के बेहद कम सीन होने के बावजूद फॉरेस्ट और जेनी की लव स्टोरी असरदार बनी थी और उसका ट्रेजिक एंड हमेशा याद रहा था। लाल सिंह चड्ढा में नायिका की कहानी को काफी सैनिटाइज्ड कर दिया गया है। काफी हद तक उसे बेचारी दिखाया गया है जो गलत लोगों के बीच फंस जाती है। उसका बचपन तक बदला गया और ओरिजिनल का इम्पैक्ट कम किया गया। उसे हिप्पी और ड्रग एडिक्ट न दिखाकर एक गैंगस्टर के चंगुल में फंसा दिखाया गया, यानी एक तरह से टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन बना दिया गया, डैमसेल इन डिस्ट्रेस, जिससे दर्शकों को इस किरदार से सहानुभूति हो और फिर न ऐसी रात आएगी जैसा खूबसूरत गीत सुनकर वे उस लव स्टोरी को फील कर सकें जिसे तमीज से स्क्रिप्ट लिख न पाई। वो तो भला हो करीना कपूर का कि उनकी उम्दा एक्टिंग ने रूपा और लाल की लव स्टोरी को जीवंत कर दिया, वरना फिल्म के पास तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो दर्शकों को बता सके कि नायिका किस बीमारी, किस वायरस से मर रही है। ये भी गौर करने वाली बात है कि ओरिजिनल में जेनी युद्ध विरोधी आंदोलन का हिस्सा रहती है और ब्लैक पैंथर पार्टी से भी जुड़ी रहती है, लेकिन करीना कपूर की स्टोरी को ये मुख्तलिफ ट्रेड्स नहीं दिए जाते, जबकि ऐसा करके हिंदुस्तान के इतिहास में हुए मुखर जन आंदोलनों में से कुछ को बेहद आसानी से फिल्म से जोड़ा जा सकता था। वैसे फॉरेस्ट गंप में वियतनाम वॉर के विरोध में होने वाली एंटी वॉर रैली का भी एक महत्वपूर्ण सीन था, जिसे आमिर खान अपनी फिल्म में रिक्रिएट करने से पीछे हट गए। भारत की ऐतिहासिक घटनाओं को भी इस कदर सतही तरीके से दिखाया गया कि जैसे कहीं किसी की भावनाएं आहत न हो जाए वाला डर आमिर एंड टीम को लगातार खाए जा रहा हो। फॉरेस्ट गंप में नायक सिर्फ अमेरिकी इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का साइड में खड़े होकर हिस्सा नहीं बनता, बल्कि कई घटनाओं में तो खुद अहम भूमिका निभाता है। जैसे वाटरगेट स्कैंडल में उसे ऐसे इंसर्ट किया जाता है जैसे उसने ही सबसे पहले वो ब्रेक इन देखा और फोन करके सिक्योरिटी को बताया, जिसके बाद ही पूरे अमेरिका को पता चला कि राष्ट्रपति निक्सन लोगों के फोन टैप करवा रहे थे। फिर अपना हीरो 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों से भी मिला और उन मुलाकातों में फनी मोमेंट्स क्रिएट किए गए, जिनमें से 1-2 तो आउट ऑफ लाइन भी थे। यहाँ भी आमिर खान कुछ खास इनोवेटिव नहीं कर पाए और दूर से बस राष्ट्रपति KR नारायणन से मेडल लेते हुए दिखे, जबकि ये तो फॉरेस्ट गम की मुख्य विजुअल खासियतें थीं, जिन्हें लाल सिंह चड्ढा को हर हाल में खुद में शामिल करना था और ऐसे शामिल करना था कि वो सीन रोचक बने और उनमें से कुछ में लाल के होने से ही वो घटनाएं घटें। हालांकि कई लोगों का मानना है कि आज के संवेदनशील भारत में कंट्रोवर्सीज से बचने के लिए आमिर ने ऐतिहासिक घटनाओं और शख्सियतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन सच ये भी है कि अगर आप शाहरुख खान को लेकर एक बेहतरीन फिक्शनल सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं तो यकीनन एक स्मार्ट राइटर नेताओं और पुरानी घटनाओं को लेकर ऐसे सीन तो रच ही सकता था जो किसी को ना ऑफेंड करें और फिर भी फनी और इरेवरेंट होकर फिल्म की ताकत बने। फॉरेस्ट गंप में एक बड़ा फनी सब प्लॉट था जिसमें वियतनाम वॉर में घायल होने के बाद नायक आर्मी के लिए टेबल टेनिस खेलने लगता है और इतना शानदार खेलता है कि माओ के चीन जाकर वहां के खिलाड़ियों को हरा आता है और लौटकर कम्युनिस्ट फोबिया से ग्रस्त अमेरिका में वाहवाही लूटता है। इसी खेल की वजह से लाखों रुपए की डील भी उसे मिलती है और इन्हीं पैसों से वो झींगों का बिजनेस शुरू कर करोड़पति बनता है। लेकिन आमिर खान ने अपनी फिल्म में इतने बेहतरीन सब प्लॉट को सिरे से गायब कर दिया और कारगिल वॉर से लौटने के कुछ वक्त बाद ही लाल को सीधे अपने गांव पहुंचाकर चड्डी बनियान का बिजनेस शुरू करवा दिया। हो सकता है ऐसा इसलिए किया गया हो कि आमिर की फिल्में चीन में अच्छा कारोबार करती आई हैं और ऐसे सब प्लॉट से वो वहां की ऑडियंस को नाराज नहीं करना चाहते होंगे।
लेकिन इसमें आसानी से पाकिस्तान या किसी और कंट्री का इस्तेमाल कर सेकंड हाफ में फिल्म की रोचकता बनाई रखी जा सकती थी, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा का सेकंड हाफ काफी ढीला था और ओरिजिनल की तरह इस सब प्लॉट से वो काफी निखर सकता था। फॉरेस्ट की लाइफ जर्नी में आर्मी में बने दोस्त बबा और आर्मी के कैप्टन डैन की बड़ी भूमिका थी। लाल सिंह चड्ढा ने इन दोनों ही किरदारों के साथ काफी बदलाव किए और वे हिट एंड मिस के बीच झूलते रहे। यहाँ बबा बाला में बदल गए और श्रिम्प्स यानी कि झींगों के कारोबार की जगह वो चड्डी बनियान का कारोबार करने की चाहत पाल बैठे। ये बदलाव शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आमिर का किरदार अपने दोस्त को दिए वचन अनुसार अपने गांव जाकर चड्डी बनियान का कारोबार शुरू करता है, तब वो रोचकता गायब हो जाती है, जो बीच समुद्र में झींगे पकड़ते फॉरेस्ट को देखकर पैदा हुई थी। आखिर आमिर खान को सिलाई मशीन पर बनियान सिलते हुए देखना उतना रोमांचक कैसे हो सकता है जितना समंदर की चुनौतियों के बीच एक मंदबुद्धि नायक और उसके अपाहिज कैप्टन को झींगे पकड़ते हुए देखना। ये हिस्सा भी फिल्म के सेकंड हाफ में आता है और एक बार फिर फिल्म के इंटरवल के बाद वाले हिस्से को कमजोर करता है। दूसरा फेमस किरदार लेफ्टिनेंट डैन का है, जिसकी तो पूरी कहानी ही यहाँ बदल दी गई। वहाँ डैन वियतनाम वॉर के दौरान फॉरेस्ट का कैप्टन था, जिसकी जान फॉरेस्ट बचाता है, लेकिन डैन अपनी दोनों टांगे खो देता है और फॉरेस्ट को इसका जिम्मेदार बताता है। बाद में चलकर दोनों साथ में झींगों का कारोबार करते हैं और डैन जिंदगी को लेकर सकारात्मक होता है। लाल सिंह में निर्देशक उस डैन के बढ़िया किरदार को एक पाकिस्तानी आतंकवादी बना देते हैं, जिसकी जान गलती से लाल बचाता है और फिर वो हिंदुस्तान में ही फेक आइडेंटिटी के साथ रहकर अच्छे काम करने लगता है। जाहिर तौर पर मलेरिया वाले रूपक का मारक इस्तेमाल करने के लिए ये बदलाव किया गया है, लेकिन असलियत में ये बहुत अनरियलिस्टिक सब प्लॉट है कि एक पाकिस्तानी आतंकवादी हिंदुस्तान की मशहूर रूपा बनियान का को ओनर बन जाए। और भले ही फिल्म एक फेबल लाइक स्टोरी है, लेकिन फिर भी ये हिस्सा नहीं जमता है। ओरिजिनल में लेफ्टिनेंट डैन की जो कहानी थी वो अपने आप में इतनी मुकम्मल थी कि उसको कारगिल युद्ध की सेटिंग में पेश करके बेहतरीन कैरेक्टर गढ़ा जा सकता था, जो वॉर और सोसाइटी को लेकर हद से निकल हो। स्क्रिप्ट को इतना डिविएट करने की शायद जरूरत नहीं थी। बाकी और भी छोटे मोटे बदलाव लाल सिंह चड्ढा में किए गए हैं, लेकिन हर किसी का जिक्र करना यहाँ मुमकिन नहीं। और फिर हर रीमेक में ये तो होता ही है कि देश और समाज की संवेदनाओं के हिसाब से आमूलचूल परिवर्तन स्क्रिप्ट में किए ही जाते हैं और वो कतई गलत नहीं होते। लेकिन जो 4 बदलाव लाल सिंह चड्ढा में हुए हैं, जिन पर अभी हमने बात की, उन्होंने सही मायनों में कुछ खास नया अलहदा फिल्म में नहीं जोड़ा है, बल्कि ओरिजिनल की तुलना में अपनी कहानी को वीक ही ज्यादा किया है। आपने भी अगर ये दोनों फिल्में देखी हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप मेरी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं और लाल सिंह चड्ढा को फॉरेस्ट गम के कद के कितने पास या फिर कितने नीचे मानते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।